Today we are going to start Golgi apparatus. So, like other organelle, Golgi apparatus is also the organelle of a cell. So इसे Golgi apparatus भी कहते हैं, Golgi bodies भी कहते हैं, Golgi complex भी बोलते हैं. So Golgi bodies में या Golgi apparatus में हम किन चीजों को डिस्कस करेंगे आज? The learning outcomes are Golgi apparatus introduction, discovery, and the phases of Golgi apparatus as well as functions of Golgi apparatus, why they are important so. And in the phases of Golgi apparatus, we are going to study the structure basically and the appearance of Golgi bodies. So let's start with Golgi apparatus. Whenever you are uh, observe the structure of Golgi apparatus, you can see. And in the structure of cell, पहले हम cell की बात कर लेते हैं. In cell में there is a nucleus, because मैं एक pen select कर लेती हूँ ताकि हमें understanding थोड़ी सी easy हो जाए. Like this one is a nucleus. अगर हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रेजेंट है. मैम रफ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं. ये हमने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है. And after that, there is a smooth endoplasm reticulum. Why they are called so? Because in a smooth endoplasm reticulum, there are absence of ribosomes. There is no presence of ribosomes. So they are known as a smooth endoplasm reticulum. And further, we will move toward the Golgi apparatus. So yellow color में आप लोगों को Golgi apparatus नजर आ रहे हैं. He is a cytoplasm. एंड दीज आर नोन एज अ वेजिकल्स. आप इनको देख सकते हो, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से रिमूव हो रही हैं वो भी वेजिकल्स हैं, और जो गोल्जी बॉडी से रिमूव हो रही है उनको भी हम वेजिकल्स ही बोलते हैं, बट इनका नेम है गोल्जी वेजिकल्स. इनको बोल सकते हैं, जिनको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर कर लेंगे. इस तरह से हमने ग्रीन कलर की गोल्जी बॉडी भी हमने रिमूव किया हुआ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं गोल्जी बॉडीज हैं और ये सेल है बेसिकली. और फर्दर हम इसको देखते हैं इनके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में. आफ्टर इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड discovery, and the Golgi bodies are basically discovered by Camillo Golgi. And it's very important कि आप साइंटिस्ट का नेम लर्न करें, बिकॉज बच्चे इसकी आप लोगों का एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे. सो हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज? तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी. So only present in a eukaryotes. It's very important again. Why they are present in eukaryotes only? Why they are absent in a prokaryotes? आप इसको एब्सेंट कैसे कर सकते हो वहां पे प्रोकैरियोट्स में? सो इट्स वेरी इजी कि प्रोकैरियोट्स में कुछ ऑर्गेनेले एब्सेंट होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. मैम कौन से ऑर्गेनेले प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले जितने भी होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. लाइक न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में. एंड प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में कौन से सेल्स आते हैं? बैक्टीरिया है उसमें, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड यूकैरियोट्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंगस है, प्रोटेस्टा है. ये सारे यूकैरियोट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं. सो प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले एब्सेंट होते हैं. मैम ये आपकी बात का क्या मीनिंग है कि डबल मेम्ब्रेनस किसके कहेंगे? सो अगर आप गोल्जी बॉडीज की देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. इनकी आउटर मोस्ट जो कवर होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. सो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले ये एक पूरा ऑर्गेनेले है. गोल्जी बॉडीज एक पूरा ऑर्गेनेले है जो कि एब्सेंट है प्रोकैरियोट में, बिकॉज गोल्जी बॉडीज की एक्सटर्नल साइड पे दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. क्लियर? उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, बिकॉज वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आ जाता है. और गोल्जी बॉडीज भी एब्सेंट होते हैं. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी एब्सेंट होगा, बिकॉज वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. सो स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स. इसका मीनिंग क्या है? स्टैक का मतलब होता है बच्चे पाइल अप होना. जिस तरह से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये एक स्टैक है, ठीक है, पाइल अप कर रहे हैं, ये भी एक स्टैक है, ये भी एक स्टैक्स है. थैलियां कह दें आप, जैसे जो सैक्स का मीनिंग होता है थैली, ठीक है. लाइक कोई पैकेज है तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ढेर पड़े हुए हैं, इस एक सिंगल को हम सैक कहेंगे. ये सिंगल जो है वो हमारे पास सैक है. नंबर 1 सैक, नंबर 2 सैक, नंबर 3 सैक. यहाँ पे 4 सैक्स नजर आ रही हैं. तो कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे हम? इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे स्टैक. स्टैक ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर. तो सैक एक अकेली है, और जब स्टैक की बात करते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है और एक स्टैक बना रही है. फ्लैटन का मतलब होता है जो फ्लैट होता है, पिचका हुआ. इस तरह से फ्लैट है, यानी ये बिल्कुल फूला हुआ नहीं है, इसमें कोई हवा नहीं भरी हुई, ना इसमें कोई मटेरियल फिल हुआ हुआ है. तो मटेरियल अगर फिल होकर इसे स्वेल नहीं कर रहा, मटेरियल इसमें डेफिनेटली फिल है, बट वो उसकी वजह से वो फिर भी फ्लैटन सरफेस है. दो फ्लैटन मेम्ब्रेन है बॉन्डेड, जिसको हम सैक बोलते हैं. अब एक सैक का वर्ड का मीनिंग होता है कोई थैली नुमा चीज, ठीक है, कोई पैकेट या थैली. लेकिन हम इसको बायोलॉजी टर्म्स में सैक नहीं बोल सकते, तो हम बायोलॉजी टर्म में इस सैक को क्या कहेंगे? इस सैक को हम सिस्टर्न नहीं बोलेंगे.
सिस्टर्नी। सो अगेन इस स्लाइड में हमने क्या सीखा है उसको हम सम अप कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी की बात हुई है गोल्जी बॉडीज की, जिसको कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया। सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि यूक्रियोट्स में यह प्रेजेंट है बट एब्सेंट है प्रोक्रियोट्स में। मैं आपको ये वाला एमसीक्यूज मस्त दूंगी कि गोल्जी बॉडीज यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, ये प्रोक्रियोट्स में। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ओनली प्रेजेंट इन यूक्रियोट्स बिकॉज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, ऑल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्रोक्रियोट्स। सो स्टैक्स ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो फ्लैट है उनकी एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे पड़ी हुई है और एक स्टैक बना रही है। और इन फ्लैटन मेम्ब्रेन का नाम है, एक का नाम सैक है, दूसरी सैक, थर्ड सैक, फोर्थ सैक। फोर सैक्स से ज्यादा सैक्स हैं, आपको कितनी सारी सैक्स यहाँ नजर आ रही है? नंबर वन सैक, दूसरी सैक है, ये थर्ड है, फोर है, फिफ्थ है, सिक्स सैक हमें ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। मैम ये छोटे छोटे जो बर्ड ऑफ हुए हैं, उतरे हुए हैं, ये पैकेट्स, इन्हें क्या कहेंगे? इनको हम वेजिकल्स बोलते हैं। ये सारे वेजिकल्स हैं, ये सारे बर्ड ऑफ के वेजिकल्स बनाते हैं। वेजिकल्स कहते हैं पैकेट्स को। क्लियर? सो आई थिंक ये बड़ा इजी था और हमें क्लियर हो गया। और आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फेसेस ऑफ गॉल्जी बॉडीज, कितने फेस हैं इसके, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन फेस इज अ फॉर्मिंग फेस। बच्चे एक फॉर्मिंग फेस होता है, दूसरा मैच्योरिंग फेस होता है। फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस पे आप सबको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। द व्हाट इज द फॉर्मिंग फेस एंड इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फॉर्मिंग फेस के तीन बुलेट्स गिवन है, जिसको पहले पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। आउटर कन्वेक्स रीजन, vesicles fuse to form the cisternae and vesicles derive from the SER smooth endoplasm reticulum as well as rough endoplasm reticulum, दोनों से ये जो है वो बन सकती हैं वेसिकल्स। सो आउटर कन्वेक्स रीजन की अगर हम बात करें, मैम कन्वेक्स किसको कहते हैं, ये टर्म हम किस लिए यूज करते हैं, यानी कन्वेक्स का क्या मीनिंग है अगर आपको पता हो तो बेटा ये देखिए, अगर आप एक मिरर की बात करते हो, कन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ। ठीक है, लाइक हम एक फेस यहाँ पे मैंने पिक्चर दी हुई है, उसको पहले देख लेते हैं फिर हमें और क्लियर हो जाएगा ये। लाइक इस तरह से एक मैच्योरिंग फेस है और मैच्योरिंग फेस में इनर कनकेव रीजन है जिसमें सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू द वेसिकल्स। अब हम एक कुछ फेसेस देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब आपको यहाँ पे एक फेस नजर आ रहा है हमजा, और आप इनको देखें कि ये फेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स मोटा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे पेट बाहर की तरफ निकला होता है, बहुत ज्यादा खा लें तो वो कन्वेक्स बन जाता है। और अगर वो अंदर की तरफ चला जाए, जैसे आपका मुंह अंदर की तरफ गया हुआ है या किसी का पेट सांस खींचने से अंदर की तरफ चला जाता है, तो उसको हम कनकेव बोलते हैं। प्लीज कन्वेक्स और कनकेव को कंफ्यूज ना कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए फॉर्मिंग फेस का कन्वेक्स रीजन होता है और मेच्योरिंग फेस जो है वो कनकेव रीजन में इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म द सिस्टर्नी एंड वेसिकल ड्राइव फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये आपके पास न्यूक्लियस है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, उससे बहुत सारे बल्ज ऑफ हो रहे होते हैं, ये पैकेट्स रिमूव हो रहे होते हैं, ये थैलियां छोटी छोटी वेसिकल्स निकल रही होती हैं। ये निकलने के बाद सीधा इसका पार्ट बनती है, इसके साथ जाके चिपक जाती हैं, इसका हिस्सा बन जाती हैं। तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकलती हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स रिमूव हो रहे हैं, ये जाके गोल्जी ऑपरेटर्स को बनाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है इसकी फॉर्मेशन करता है, तो ये वेसिकल्स बना रहा होता है और इसकी बॉडी के साथ अटैच होने के बाद वो सिस्टर्नी डेवलप होती है। इनर कनकेव रीजन मैच्योरिंग फेस जो है इसके ऑपोजिट साइड पे होती है, जो कि कनकेव रीजन होता है, और जहां से वेसिकल्स जो है वो बर्ड ऑफ होती हैं और रिमूव होती हैं और सिस्टर्नी ब्रेकअप होता है डिफरेंट वेसिकल्स में। इसको फर्दर हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है और हम इसको किस तरह से लर्न कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है जिसको मैं एन से शो कर देती हूँ, एन फॉर न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। मैं रेड से बना देती हूँ, आपके पास है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और उसी तरह से येलो से बना लेते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइक दिस। अब स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ये पैकेट्स उतर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रफ के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के आपने 5 फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें एक फंक्शन ये भी था कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है जो प्रोटीन बन जाती है।
सो न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए आती है इनके पास, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने के बाद वो इनको देता है जो कि हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ये छोटा सा पैकेट रिमूव होता है, और इस पैकेट के अंदर आपको ये दाने नजर आ रहे हैं, इसके अंदर वो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वो ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज में आने के बाद, गोल्जी बॉडीज में जो इसमें छोटे छोटे दाने थे वो इसको डंप कर देता है सिस्टर्नी के अंदर, और खुद फ्यूज हो जाता है इसके साथ और इसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, यानी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होके गोल्जी बॉडीज का पार्ट बन जाएगी, और जो इसके इनर साइड पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गोल्जी बॉडीज में फ्लोट करेंगे इस तरह से। अब एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में मटेरियल मूव करेगा, इस सिस्टर्नी से आगे मूव करेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, और इस तरह से ये मटेरियल मूव करता करता एंड पे, यानी ये फॉर्मिंग फेस है ना, फॉर्मिंग का होता है जहां से फॉर्मेशन हो रही होती है, यहाँ से गोल्जी बॉडीज बन रहे हैं। ठीक है, और ये आप पार्ट देखो, अगर आप ये बिल्कुल इसी तरह से पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है इस तरह से। ठीक है, और लेकिन यहाँ से पेट क्या है, अंदर की तरफ क्या हुआ है। सो दिस वन इज अ फॉर्मिंग फेस एंड दिस वन इज अ मेच्योरिंग फेस। मैच्योर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी जो प्रोटीन है ये अनप्रोसेस्ड है, अभी ये प्रोसेस में नहीं है, अभी इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, अभी ये रॉ मटेरियल है। अब ये मटेरियल जैसे मूव करेगा एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में, दूसरी से आगे फर्दर मूव करेगा, और मूव करते करते ये टूवर्ड लास्ट सिस्टर्नी जब आएगा, इस सिस्टर्नी को हम कहते हैं मेच्योरिंग फेज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से ये निकल रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि ये बर्ड ऑफ इसने होना है, यहाँ से ये भी बन रहा है, ये भी फॉर्मेशन हो रही है छोटे छोटे बल्ब की। अब यहाँ से प्रोटीन जब वो यहाँ से ऐड होती है तो वो प्रोटीन होती है या लिपिड्स होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन बेसिकली गोल्जी बॉडीज में होती है, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, न्यू न्यू कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जब मैम इसमें ऐड हुआ था ना तब रॉ मटेरियल था, जैसे रॉ कहते हैं कि जो अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ होता, ठीक है, उसको रॉ कहते हैं, जो जिसकी कंप्लीट फिनिशिंग नहीं हुई होती, जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती है, जो इसके अंदर पूरी मेकिंग हुई है उसकी, उसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसे ऐड किया है, उसको चेंज किया है, चेंज करने के बाद वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं, उतरते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, और यहाँ से अब क्या होगा, अब ये मेरा सेल यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियस था, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं। अब बेसिकली बच्चे इसी मॉलिक्यूल ने या तो वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। मैम समझ नहीं आई, देखिए बेटा, प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ना, अब सेल की मर्जी है कि अगर उसको खुद अपने लिए वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसको रख लेगा, अगर सेल की बॉडी के लिए प्रोडक्ट नहीं चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या अदर स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, सेल को एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एंजाइम भी इसी में सिंथेसाइज होते हैं, तो अगर बॉडी को नहीं चाहिए प्रोटीन, वो एंजाइम्स नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको एक्सपोर्ट आउट कर देगा, वो सेल से उसको बाहर निकाल देगा, ताकि सेल की जो है बॉडी की अदर पार्ट्स को अगर उस प्रोटीन की और एंजाइम्स की जरूरत है तो वो वहां पे उसको यूटिलाइज कर सके। सो आई थिंक ये बड़ा क्लियर है और इजी है। हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, और लेबलिंग के लिए हम देख लेते हैं, इसको पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें आपको वो जो स्क्रीन है वो क्लियरली नजर आ सके और फिर लेबलिंग की भी समझ आ जाए आपको। अच्छा, अब आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और हमें इनको लेबल करना है कि इन स्ट्रक्चर्स का क्या नेम है। तो ये गोल्जी वेसिकल्स हैं जो रिमूव हुई हैं, और यहाँ पे मेरे कर्सर पे देखें तो ये मैच्योरिंग फेस है, और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फॉर्मिंग फेस है। अब ये बर्ड फ्रॉम द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से मैंने मूव किया था, इस साइड पे कोई बर्ड आ रहा था, वो ये बर्ड है जो इसके साथ फ्यूज होगा, प्रोडक्ट इसके अंदर मूव करती हुई एंड पे फाइनल प्रोडक्ट। यानी ये इस वजह से खत्म नहीं ना होती, क्योंकि ये देखें ये इससे अगर बर्ड ऑफ होती रहेगी तो ये हो सकता है गोल्जी बॉडीज जो है वो रिड्यूस हो जाए उनका साइज, बिकॉज ये तो अपनी बॉडी उसको बर्ड ऑफ करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो अब पीछे से ऐड हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, और आगे से अगर ये इसकी स्किन या इसकी मेम्ब्रेन उतर भी रही हो, जो कि मॉलिक्यूल्स को फाइनल प्रोडक्ट को पैक करके टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन लेके जाए या आउटसाइड द सेल लेके जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन करनी हो, तो पैकेट्स देने पड़ते हैं ना, ये देखिए पैकिंग करके दे रही है उसको गोल्जी बॉडीज। तो पीछे से वो ऐड हो रहा होता है और आगे से रिमूव कर रहा होता है, जहां से वो ऐड होता है उसको फॉर्मिंग फेस करेंगे, क्योंकि वो उसकी फॉर्मेशन कर रही है, और ये साइड कनकेव है, आगे से सॉरी कन्वेक्स है, और आगे से देखें तो ये कनकेव साइड है जहां से वो रिमूव हो रहे हैं बर्ड्स, और इसे हम कहेंगे मेच्योरिंग फेस। उसी तरह से हमने सिस्टर्नी का एक नाम रखा था, यहाँ पे जो हमें नजर आ रही हैं सैक्स बनी हुई हैं, फ्लैटन सैक्स हैं। सो ये आई थिंक बड़ा आसान है। तो लेकिन अगर हम बात करें मैम गोल्जी ऑपरेटस क्या होगा इसमें, तो बेटा इसमें सारी की सारी वेसिकल्स जो कि यहाँ पे
चाहे वो बड फ्रॉम SER आ रहा है या उससे रिमूव हो रहा है या उसमें ऐड हो रहा है, प्लस सारे सेक्स टोटल जितनी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस सारे स्ट्रक्चर को हम गोल्जी ऑपरेटस कहेंगे, बिकॉज इसमें सिस्टर्नी भी इन्वॉल्व हैं और इसके वेजिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपरेटस बनाते हैं, जैसे गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। गॉल्जी का नाम गॉल्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज कैमिलियो गॉल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, उसने अपने नाम पे गॉल्जी रख दिया। अब हमजा कोई प्रोडक्ट बना देगा तो अपनी मर्जी से हमजा भी उसका नाम रख सकता है। कोई ऑर्गेनेले डिस्कवर कर ले, कोई बैक्टीरिया डिस्कवर कर ले, कोई फंक्शन डिस्कवर कर ले, तो वो आप अपने नाम पे भी उस चीज को फेमस कर सकते हैं। और अपरेटस का मीनिंग क्या है? बिकॉज आपको पता है कि हम लैब्स में अपने डिफरेंट अपरेटस यूज करते हैं। अपरेटस सामान होता है ना जिसके साथ काम करते हैं, तो गॉल्जी का ये कंप्लीट एक सेटअप है जिसको वो गॉल्जी अपरेटस बोला जाता है। फर्दर अगर फंक्शंस को देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा। कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन, इसका फंक्शन एक ही है, सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन। तो हम पूरी पिक्चर को एक बार अगेन देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक, तो उसको हम देख लेते हैं। तो बेटा इस साइड पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इस कोने में छोटा सा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर निकले तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से आगे फर्दर मूव करें तो हमें स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नजर आएगा। और स्मूथ के बाद मूव करें तो ये वाले बर्ड्स बने होते हैं, ये बर्ड्स क्या करेंगे? फ्यूज होंगे गोल्जी बॉडीज के साथ, और इसे हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। आप देख रहे हो किस तरह से मटेरियल यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ से ऐड होकर फिर ये एंड पे छोटा सा कप बन जाता है, जो ये कप इसमें से फिर रिमूव हो जाता है, ये जैसे ये कप रिमूव हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस छोटे से कप को हम बेसिकली यहाँ पे वेजिकल बोलते हैं, या हम इसको गोल्जी वेजिकल भी कह सकते हैं, ये सिक्रीटरी वेजिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि निकल रही होती है ना, उतर रही होती है। अभी निकलने के बाद उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है, मटेरियल को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और खुद जो उसकी मेम्ब्रेन का हिस्सा है, जो उसकी मेम्ब्रेन है, वो इसके साथ फ्यूज होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगेन जो है उसका हिस्सा बन जाती है। खुद वो बाहर नहीं आती, वो उसके साथ चिपक जाती है, उसका पार्ट बन जाती है, और बाकी जो था बिकॉज उसकी कॉम्पोजिशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन सेम है, तो वो इसका हिस्सा बन जाती है, और बाकी जो है रिमूव हो जाता है। जितने भी दाने थे, ये जितनी भी एक्सक्रीशन हो रही है, ये बाहर रिमूव हो जाती है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। एंडोसाइटोसिस अंदर आना और एक्सोसाइटोसिस बाहर जाना। सो इसका पाथवे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। आपने बताना है राइबोसोम सबसे पहले, फिर वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास आते हैं। राइबोसोम कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियोलस से आते हैं। फिर वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास आते हैं, फिर वो गोल्जी बॉडीज के पास आते हैं, फिर वो सिक्रीटरी वेसिकल्स बन के सेल से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड क्लियर। कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। अगर आप ये स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो बड़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई है, जिस डायग्राम में आपको बड़े इजीली क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोलस से रिमूव हुआ था, और न्यूक्लियोलस से रिमूव होने के बाद मटेरियल आया है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास। उसके बाद वो मटेरियल आया है गोल्जी बॉडीज की सारी वेजिकल्स में होने के बाद, ये देखें फ्यूज होने के बाद बाहर आ गया। तो पहले इसके इर्द गिर्द क्या थी, उन्होंने इसका पार्ट बता दिया कि ये आप डॉटेड लाइन के ऊपर मूव करें तो आपको इसका पार्ट समझ आ जाएगा, और उस तरह मूव करता हुआ ये जो छोटा सा एक प्रोटीन है या एंजाइम है वो सेल से बाहर जो है रिमूव हो गया। अब फंक्शंस में फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको एग्जांपल देना चाहें तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जितने भी हैं, इवन नॉट पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनकी सिक्रीशन होती है, जैसे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उनकी सिक्रीशन होती है। सो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे एंजाइम्स आ जाते हैं, लाइक पेंक्रियाटिक एंजाइम है हमारे पास। अब पेंक्रियाटिक एंजाइम की अगर डिस्कशन बच्चे मैं आपके साथ करूं तो डेफिनेटली क्वेश्चन मेरा आप लोगों से होगा कि बच्चे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, पेंक्रियाज क्या होता है, पेंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आपको आइडिया हो तो। अभी आयशा बच्ची आई है, आयशा सलीम, अच्छा बाय मिस्टेक आई थिंक यहाँ पे आई है। सो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स बेसिकली कहाँ से रिलीज होते हैं? पेंक्रियाज में से, ऐसे ही है। अब पेंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है मैम? पेंक्रियाज हमारा स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, जिसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेशन करते हैं। और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को अगर हम देखें तो हमारे पास आइडिया हो जाएगा कितनी टाइप के एंजाइम होते हैं। लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम्स हैं। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज कार्ब्स को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को। तीनों की नेचर एंजाइम है, तो एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं। ये तीनों के तीनों प्रोटीनियस एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम कहाँ पे बने हैं थे पहले? क्योंकि डीएनए को लाइपेज बनाना था, डीएनए ने इंस्ट्रक्शंस दी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाला न्यूक्लियस की बॉडी से, और वो आगे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ उन्होंने उस तरह की प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाया। एंड आफ्टर सिंथेसाइज करवाने के बाद वो जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो वापस जो है मूव कर जाती है उसी एक स्पेसिफिक पार्ट में और स्पेसिफिक रीजन में। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, और आपको इजीली ये चीज जो है वो याद समझ आ गई होगी और क्लियर हो गया होगा।
आफ्टर दैट कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये टॉपिक में कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको राइबोसोम्स के पार्ट में करवा दिए थे, और ये एक दो एमसीक्यूज हैं जो लास्ट वाले हमने डिस्कस करने थे, वो आप लोग इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले लें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हो सकता है आपको मैं यही सेम क्वेश्चन जो है आपके मंथली टेस्ट में भी आपसे पूछे जाए। एनी क्वेश्चन? अगर आपको ये सब डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, कोई क्वेश्चन है बेटा आज के टॉपिक में तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के मैसेजेस का। किसी बच्चे को अनम्यूट होना है तो काइंडली मुझे बता दे, मैं उसको अनम्यूट भी कर देती हूँ। अगर आप लोग इजी हो इस तरह पूछने के लिए तो आपको मैं ऐसे बात पूछ लेती हूँ, अगर आपने अनम्यूट होना है तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी हमजा, जी अली, बच्चे कुछ पूछना है आपको, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो पूछ ले।